बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आजकल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे। परेशानी शायद बच्चों को इस वजह से है, स्टूडेंट्स को इस वजह से है कि उनके जो कुछ पहले कुछ बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और अब वो फिज़िकल होने जा रहे हैं, उनकी क्लासेस फिज़िकल होने जा रही हैं और उनके पेपर भी फिज़िकल होंगे। तो इस हवाले से बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो अभी से मेहनत स्टार्ट कर दें अपनी, ताकि जब तक उनके पेपर्स होने हैं, स्टार्ट होने हैं, तकरीबन 3 से 4 मंथ अभी हैं उनके पास, तो अभी से वो मेहनत शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि वो कामयाब, उम्मीद है इसमें वो हो जाएँगे। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, जो कि बेस कर रहा है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी किया था कि हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी क्यों करते हैं। तो आज हम लोग उनके लेवल्स को, बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए आगाज करते हैं आज के लेक्चर का हम लोग। तो सबसे पहले जो आज हम लोग करेंगे, बेसिक जो दो लेवल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। कौन कौन से दो लेवल्स हैं वो। पहला जो लेवल आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। और दूसरा जो आज का लेवल होगा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, वो होगा मॉलिक्यूलर लेवल आ जाएगा। अच्छा, आज के जो ये लेवल्स हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, असल में ये जो लेवल्स हैं हम लोग बात कर लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जैसे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा एक मैटर पाया जाता है, ऐसा एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म बना कैसे है, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, उसी के हवाले से ये फर्स्ट जो लेवल होगा हमारा, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट जो लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अच्छा, हम लोग बात अगर करें सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल की, इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग बात करेंगे। तो केमिस्ट्री में अगर हम लोग जाएं, थोड़ा सा एंट्री उसमें करें, तो केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं मैटर के हवाले से। मैटर के हवाले से बात की जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द माहौल के अंदर, सराउंडिंग्स के अंदर डिफरेंट, हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई वजूद होता है, मतलब एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मैटर का नाम दे देते हैं। तो मैटर की फॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसमें सॉलिड्स आ जाते हैं, लिक्विड आ जाते हैं, गैसेस आ जाते हैं, प्लाज्मा आ जाता है। तो इसकी ये मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं मैटर की, हम लोग बात करते हैं। उसमें सॉलिड्स आ जाते हैं, उसमें लिक्विड्स आ जाते हैं, उसमें गैसेस आ जाती हैं, और उसमें हम लोग प्लाज्मा की भी बात करते हैं। तो ये हमारे इर्द गिर्द माहौल के अंदर ऐसी चीजें जिनका कोई वजूद है, जिनका अपना मैस है, जो वेट रखती हैं, जिनका वजन है, तो इन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैटर का। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर का। मतलब ऐसा मैटर, ऐसा कोई सॉलिड, ऐसा कोई लिक्विड, ऐसी कोई गैस जो नॉन लिविंग तो है, लेकिन जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद प्रोटोप्लाज्म बना रही है, तो दोनों की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, लिविंग मैटर भी और नॉन लिविंग मैटर भी। सपोज वाटर की हम लोग बात करते हैं। वाटर एक क्या है, लिक्विड है। वाटर एक क्या होगा, लिक्विड है। वो अगर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म बनाने के अंदर उसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम लोग उसको लिविंग मैटर कह देंगे। और अगर वो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो नॉन लिविंग मैटर कहलाएगा। तो इन्हीं के हवाले से अगर हम लोग बात करें, तो जितने भी मैटर है, चाहे वो जितने भी सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं या प्लाज्मा है, उनके अंदर अगर हम लोग बात करें, वो किस चीज से मिलकर बनता है, वो एटम से मिलकर बनता है। सेम एटम्स या डिफरेंट एटम से वो मिलकर बनेंगे। अच्छा, अब उसी अगर एटम की बात करें, तो एटम अगर हम लोग देखें, उसके अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। उन फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं, प्रोटॉन्स का नाम देते हैं और न्यूट्रॉन्स का नाम देते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो कि सारे के सारे, जो जितना भी मैटर है उसके अंदर पाए जाने वाले एटम्स के अंदर मौजूद है। तो ये अगर हम लोग बात कर लेंगे, असल में इसका स्टडी करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि इसी वजह से मैंने जो प्रीवियस लेक्चर रखा था प्रोटोप्लाज्म के हवाले से, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, मैटर है, उस प्रोटोप्लाज्म को बनाने के अंदर इनका
इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब मैटर की हम लोग बात कर लेते हैं तो मैटर के अंदर उसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे हम लोग तो उसके अंदर एटम्स मौजूद हैं, और एटम्स के अंदर भी अगर हम लोग चलेंगे उनके बेसिक पार्टिकल्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। देन अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें, जो दूसरा लेवल इसका आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जब वो कंबाइन होते हैं, मतलब एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे बायो एलिमेंट्स, जो कि 16 बायो एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म बनाने के अंदर, उनका इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के हवाले से। अब जितने भी ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं कहाँ पे मौजूद हैं, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, या जब वो हमारी बॉडी का मैस बनाने के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं तो वो अकेले नहीं रह सकते, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने क्या काम करना है, उन्होंने उनको स्टेबिलिटी चाहिए। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेंगे। तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। वो कंबाइन कैसे होंगे, डिफरेंट बॉन्डिंग्स के जरिए। वो बॉन्डिंग कौन कौन सी हो सकती है, वो कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, वो आयनिक बॉन्ड हो सकता है। तो इन कोवलेंट और आयनिक बॉन्डिंग के जरिए क्या करेंगे, डिफरेंट जो एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे। वो स्टेबल फॉर्म ही हमारा प्रोटोप्लाज्म बनाने के अंदर हेल्प करेंगे। तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं कि जब एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के कोवलेंट या आयनिक बॉन्डिंग के जरिए कंबाइन हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तो एक स्ट्रक्चर बना देंगे, वो एक कंपाउंड बना देंगे। उस स्टेबल फॉर्म ऑफ कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कोई भी स्टेबल फॉर्म ऑफ कंपाउंड है जो कि कोवलेंट या आयनिक बॉन्डिंग के जरिए बन गई है, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल का। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है, उसका प्रोटोप्लाज्म बना रहा है, तो इस वजह से हम लोग इसको बायोमॉलिक्यूल का नाम भी दे सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, बायोमॉलिक्यूल का नाम भी इसको दिया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें, अब इसी के अंदर हम लोगों ने बॉन्डिंग्स की बात की है, तो यही जो डिफरेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट है, यही बॉन्डिंग अरेंजमेंट क्या करती हैं, परमिट करती हैं कि उनका बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब उनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्डिंग बन रही है, उनके अंदर जो आयनिक बॉन्डिंग बन रही है, जिसकी वजह से डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे दो एग्जांपल्स दे देते हैं, एक आयनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं, एक कोवलेंट कंपाउंड की बात कर लेते हैं, जिनमें आयनिक बॉन्ड बनता है, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इन्हीं में अगर हम लोग बात करें, सपोज मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, NaCl। क्या है, NaCl। अब इस NaCl के अंदर हम लोग कहते हैं कि कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, आयनिक बॉन्ड मौजूद है। कौन सा मौजूद है, आयनिक बॉन्ड मौजूद है। या हम लोग बात कर लेते हैं ग्लूकोज की, C6H12O6 की बात कर लेते हैं, तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इन दोनों की मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे आप लोगों के सामने पेश कर दिए। तो NaCl आयनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में बनेगा और एक स्टेबल कंपाउंड बन गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड, वो भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। ग्लूकोज है, वो भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए वो वाला बना हुआ। तो ये दोनों मैंने एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के सामने पेश कर दी। तो ये डिफरेंट जितने भी बॉन्डिंग अरेंजमेंट है वो ही क्या काम करती हैं, इनका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के अंदर हेल्प कर रही हैं। तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि जो डिफरेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट है वही परमिट करती है उनका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए। किनका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए, हमारे प्रोटोप्लाज्म का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए। देन अगर हम लोग इनके टाइप्स की बात करें तो इनके मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे हम लोग इनको डिवाइड करते हैं दो हिस्सों के अंदर, दो टाइप्स के अंदर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। वो टाइप्स कौन कौन सी आ जाएंगी, उसमें पहली जो इसकी टाइप आ जाएगी उसमें हम लोग कहते हैं उसको माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है, और जो सेकंड वन इसकी आ जाएगी टाइप वो है मैक्रो मॉलिक्यूल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइक्रो और माइक्रो के अंदर, माइक्रो असल में समझ बैठते हैं कि वो छोटा हो गया मॉलिक्यूल, या मैक्रो की बड़ा मॉलिक्यूल। असल में इनकी जो हम लोग कहते हैं कि स्मॉलेस्ट या हम लोग इनको लार्जेस्ट या माइक्रो, माइक्रो का नाम दिया हुआ है वो असल में इनके मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से दिया हुआ है। तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, कम हो,
तो उसको मॉलिक्यूल को हम लोग क्या नाम दे देंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल का नाम दे देंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, तो डिफरेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है। और ऐसे मॉलिक्यूल दूसरी इसकी टाइप की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल की टाइप जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई हो जाएगा। मतलब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं तो एक और एनदर कंपाउंड को बना देते हैं, उसमें फ्रुक्टोज आ जाता है, सुक्रोज आ जाता है, माल्टोज आ जाता है। ये डिफरेंट ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह ये मिलके आपस में अगले नेक्स्ट और कंपाउंड बना देते हैं, मोस्ट कम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। तो उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। उनके एग्जांपल में स्टार्च वगैरह स्पोज आ जाता है, प्रोटीन्स आ जाती हैं। वो आगे भी हम लोग बात करेंगे एनॉर्मस नंबर ऑफ कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, उसके अलावा अगर अब ये तो हम लोगों ने बात कर ली टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन नेक्स्ट जो मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहा हूँ वो असल में उनके अंदर मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स की बेस पे। अब वो एलिमेंट्स कौन से हैं उनकी बेस पे हम लोग उनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड उनको किया जाता है। उसमें कौन कौन सी आ जाएगी, अगर तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होंगे इकट्ठे। अगर अकेला एक कार्बन होगा, हाइड्रोजन नहीं है, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। इनकी भी आप लोगों ने डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अब किनको हम लोग कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, दोनों इकट्ठे हैं, अलग-अलग नहीं है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना मस्ट है। अगर अकेला कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो हम लोग उसको ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। अगर अकेला हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। तो दोनों का मस्ट है, दोनों का होना लाजमी है। तो इस वजह से हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कह देंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कह देंगे। जैसे सपोज मैं एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ, ग्लूकोज की एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, C6H12O6। तो ये क्या है, कार्बन भी मौजूद है और साथ में क्या है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, दोनों इकट्ठे हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कह देंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम दे देंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग कह देते हैं कि कार्बन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग देते हैं नाम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। सपोज मैं एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ NaCl की। अब देखें जरा, ना यहाँ पे कार्बन है, ना यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इसमें दोनों इकट्ठे नहीं है, कार्बन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम दे देंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स की कुछ बात करेंगे जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। उसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, ऑर्गेनिक भी आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक भी आ जाएंगे। तो हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर एनॉर्मस नंबर, बहुत ज्यादा नंबर के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि हमारा प्रोटोप्लाज्म बनाने के अंदर, हमारे जो सेल के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो बनाने के अंदर उनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें पहली एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हमारी फूड है, फूड के कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। तो उनके जो बेसिक यूनिट है उनकी अगर हम लोग बात करें, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के बेसिक यूनिट हम लोग बात करें, अमाइनो एसिड्स हैं। तो अमाइनो एसिड इसमें मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, अमाइनो एसिड्स। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हमारा एक फूड का बेसिक कंपोनेंट है लिपिड्स, तो लिपिड्स का जो बेसिक यूनिट हम लोग बात कर रहे हैं उसमें फैटी एसिड्स आ जाते हैं। तो फैटी एसिड्स भी क्या हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी का जो प्रोटोप्लाज्म, हमारे सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो बना रहे हैं। उसके अलावा हम लोग अगर बात करें फैटी एसिड के अलावा कोलेस्ट्रॉल की, ये भी बेसिक कंपोनेंट है। किसका बेसिक कंपोनेंट है, लिपिड्स का बेसिक कंपोनेंट आ जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टार्च की, स्टार्च एक क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ है। स्टार्च के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे वाटर की बात कर लेंगे, ये भी एक मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी थी। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसकी बात कर लेंगे हम लोग। अब इसमें देखें जरा, इसमें कार्बन भी नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन इसके साथ मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा।
इसमें अगर हम लोग बात करें, अकेला कार्बन है, हाइड्रोजन इसके साथ नहीं है, तो ये भी क्या होगा, इनऑर्गेनिक आ जाएगा। उसके अलावा चंद एक न्यूक्लियोटाइड्स की भी बात कर लेते हैं, जो कि एनर्जी कंटेनिंग, जिसकी फॉर्म में हम लोग एनर्जी लेते हैं। वो जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें अगर हम लोग बात करें एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी का पैकेट है, जिसकी फॉर्म में हम लोग एनर्जी क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके अलावा एडीपी आ जाएगा, एएमपी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप हैं। इनकी बात हम लोग करें अगर, तो ये क्या है, तीनों तीनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या नाम दिया जाता है इनको, न्यूक्लियोटाइड्स का नाम दिया जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स भी क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल इनको कहते हैं। ये सारी जितने भी एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये सारी की सारी क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी इनमें आ जाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी इनमें आ जाएंगे, ऑर्गेनिक भी आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक भी आ जाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर बेटा। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग फर्दर बाय फर्दर आगे दो दो या तीन दिन करके हम लोग जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं उनको हम लोग हर लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।